हैं तो यूट्यूब पर आपको सर्च करना होगा CDP बाय शादाब आलम। तो यहाँ पर CDP की प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके सामने, इसमें से आप सारी क्लासेस देख लेना, ठीक है। बाकी ये ऐप है आपका, यहाँ से आप प्ले स्टोर से जाके इस पे आप सारे नोट्स वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं जी। यस सर, ठीक है सब चीज़ें, ओके गुड। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आज मेरी फर्स्ट क्लास है चांदनी, अच्छा। चलिए, देखो तो शुरू करते हैं और एक एक करके समझेंगे सारी चीज़ों को। देखिए यहाँ पर जो है बच्चों के प्रकार लिखा है मैंने, या विभिन्न प्रकार के बच्चे, मतलब ये एक मैंने टॉपिक का नाम ये नहीं है बच्चों के प्रकार, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। टॉपिक तो आपके यही है, इन्हीं को ही टॉपिक कहते हैं आप। तो ये मैंने क्या किया है कि सारे जितने भी अलग अलग टॉपिक हैं आपके, छोटे छोटे, दृष्टिबाधित अलग टॉपिक है, ऑटिज्म अलग टॉपिक है, मैंने सबको एक ही इकट्ठा करके एक ही क्लास में रख दिया आपका, ताकि आपको अलग अलग ना पढ़ना पड़े, और एक जगह ही आपका आज सारे इस तरह के जितने भी प्रश्न आते हैं वो आज की क्लास में आपके फिनिश हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले बात करें अगर सामान्य बच्चे की, तो सामान्य बच्चे में कौन लोग आते हैं आपके, अगर हम बुद्धिलब्धि के आधार पे बात करें, आईक्यू लेवल के आधार पे, तो सामान्य बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो 90 से लेके और 110 होता है आपका, ठीक है। ये नॉर्मल बच्चे की बात चल रही है। नॉर्मल बच्चे आपके क्या हैं, सामान्य व्यवहार करते हैं, क्लास में पढ़ने में एवरेज होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते और बहुत ज्यादा बुद्धू भी नहीं होते। एवरेज बच्चे होते हैं आपकी क्लास के, जो नॉर्मली पढ़ने में ठीक ठाक तरीके के होते हैं। इनकी बुद्धिलब्धि आपकी 90 से 100 90 से 110 के बीच में होती है इनकी बुद्धिलब्धि। और जनरली इनके लिए बहुत ज्यादा अलग प्रकार की कोशिश नहीं करनी पड़ती, जो आपका शिक्षण अधिगम है नॉर्मल वाला वही आपका चलता है। तो सामान्य बच्चे बहुत ठीक ठाक होते हैं और इनके लिए आपका कोई स्पेशल टेक्निक या स्पेशल तरीका आपको नहीं अपनाना पड़ता। हाँ, रचनात्मकता और जो हमारा बेस्ट तरीका है कि बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, बच्चों को जो है करके सीखने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और बच्चे के लिए अनुकूलन कर सकते हैं उसकी रुचि के आधार पे, क्योंकि सामान्य बच्चे होने के बाद भी व्यक्ति की विभिन्नता तो रहेगी। अगर 5 सामान्य बच्चे हैं तो सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहेगा। हो सकता है एक का इंटरेस्ट अलग सब्जेक्ट में हो, दूसरे का अलग तरीके से हो, और इनका लर्निंग स्टाइल भी अलग-अलग हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत अंतर तो रहता ही है। तो उसके हिसाब से अपना जो हमारे शिक्षण के मूल सिद्धांत है कि रचनात्मकता होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, सतत आकलन होना चाहिए, वो तो जनरली सबके लिए रहता है, तो इनके लिए भी रहेगा। ठीक है? तो सामान्य बच्चों का यही सिस्टम है, सामान्य बच्चों का और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब बात करें हम सृजनात्मक बच्चों का, तो देखो सृजनात्मक बच्चों में अगर आईक्यू लेवल पे हम जाएंगे, अगर आईक्यू लेवल यानी कि आपका बुद्धिलब्धि जिसको हम कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं, तो ये आपका 120 से स्टार्ट होके और 140 के बीच में रहता है, ठीक है। 120 से ऊपर रहता है और 140 के कम रहता है, इसके बीच में इनका आईक्यू लेवल रहता है। सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं वो मौलिक विचार वाले होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक विचार वाले होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है नए नए विचार उत्पन्न करने की काफी अच्छी क्षमता होती है। ये बच्चे जो है आपके एक से ज्यादा तरीकों से सोच सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा तरीकों से किसी भी काम को कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ने के भी एक से ज्यादा तरीके, समस्या समाधान करने के एक से ज्यादा तरीके, सोचने के एक से ज्यादा तरीके, बातचीत करने के एक से ज्यादा तरीके, विभिन्न प्रकार की चीजें ये करते हैं। इसीलिए सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं वो अपसारी चिंतन वाले होते हैं। कैसे होते हैं? अपसारी चिंतन वाले होते हैं। अपसारी चिंतन का मतलब आप लोगों को बता ही दिया था। अपसारी चिंतन का मतलब यही होता है कि बच्चे जो है विभिन्न प्रकार से एक ही समस्या को कई तरीके से सॉल्व कर सकें। यही आपका अपसारी चिंतन है कि आप विभिन्न दिशाओं में सोच पाते हैं। तो ये है आपके सृजनात्मक बच्चे। क्रिएटिविटी यानी कि कुछ नया करना, नयापन, जैसे ये मौलिक है, मौलिक का मतलब ही नयापन होता है। तो नएपन से ये काम करते हैं, इनकी सोच में, इनके काम में जो है आपको नयापन देखने को मिलेगा। ठीक है? ये होते हैं सृजनात्मक बच्चे। अब आते हैं हम प्रतिभाशाली बच्चों पर। ठीक? इसको मैं साफ कर देता हूँ, एक-एक करके मैं मिटाता भी जाऊँगा साथ-साथ ही, तो आप बस इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या फिर आप इसको नोट कर लेना। बाकी नोट्स के अंदर तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको समझ लो फिलहाल के लिए। ठीक है? ये हो गया आपका। अब अगर हम बात करें आपके प्रतिभाशाली बच्चों की, तो प्रतिभाशाली के बच्चे जो होते हैं, इनकी आईक्यू लेवल जो होता है वो 140 से ऊपर होता है। 140 से ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर बात करते हैं तो 160 तक जाता है। 140 से 160 तक जाता है। इनमें क्या होता है, इनकी बुद्धिलब्धि का स्तर बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, जो कि आपको दिख ही रहा है। बुद्धिलब्धि इनकी ऊपर होगी। इनमें आपकी सृजनात्मकता भी उच्च लेवल की होगी। ठीक है? सृजनात्मकता उच्च लेवल की होगी।
दूसरी चीज इनकी याददाश्त, जिसको कहते हैं स्मृति, स्मृति भी उच्च लेवल की होती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा चीजों को याद रख पाते हैं लंबे समय तक। उसके अलावा इनका जो है अटेंशन, जिसको अवधान कहते हैं आप, यानी कि किसी भी चीज पर फोकस करना, वो भी उच्च लेवल का होता है। अवधान बहुत हाई लेवल होता है इनका। दूसरी चीज, आत्मनिर्भर होते हैं ये, आत्मनिर्भर होते हैं सीखने में, यानी कि ये ज्यादा टीचर्स पे या किसी और पे डिपेंड नहीं होते। ये किसी भी काम को या किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को खुद से ही सीखने की क्षमता रखते हैं, कि किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो खुद से सीख सकते हैं, ये ज्यादा हेल्प लेना नहीं चाहते। जैसे पाड़ वाला जो सिस्टम है वाइगोत्स्की का, कि टीचर बच्चे की ज्यादा मदद करेगा और तब उसको सिखाएगा, वो पाड़ वाला सिस्टम इनमें बहुत कम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये मदद नहीं ले सकते, बहुत जगहों पे मदद लेते ही हैं, लेकिन तब लेते हैं जब बहुत हाई लेवल की कठिन बात आ जाती है, कठिन समस्या आ जाती है। छोटे मोटे या नॉर्मल चीजों में, स्टडी में, ये आत्मनिर्भर होते हैं आपके। ठीक है। तो इनमें सृजनात्मकता भी हाई लेवल की होती है, बुद्धिलब्धि भी हाई लेवल की होती है। अब बाकी इंडिविजुअल डिफरेंस तो इनमें रहेगा ही। तो ये इनकी क्षमता है कि इनकी जो प्रतिभाशालिताएं हैं, मतलब प्रतिभाशाली उनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनकी योग्यता उच्च लेवल की होती है। ठीक है। इनकी जो योग्यता है वो सामान्य बच्चों से ज्यादा होती है, सामान्य से ज्यादा होती है। ठीक है। तो तीनों में आपको अंतर समझ में आ गया, सृजनात्मक बच्चे क्या होते हैं, सामान्य क्या होते हैं, और आपके प्रतिभाशाली क्या होते हैं। समझ में आ रहा है? यस लिखते रहो कमेंट में, ताकि मुझे पता भी चलता रहे। जी। बहुत बढ़िया। भाई वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो? कहना ही पड़ेगा, तभी करोगे। चलो 500 लाइक्स होने वाले हैं, 5-6 लाइक बच रहे हैं, जरा करो सब लोग। कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक करो। बहुत जबरदस्त क्लास है आपकी, है ना। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो भी टाइम नोट कर लो, आज ये 9 बजे आपकी डेली क्लास चलती है ना। 9 PM आपको डेली लाइव आना है, 9 बजे। अगर आपको सीटेट पास करना है तो डेली 9 बजे लाइव आना पड़ेगा। उसके अलावा भी क्लासेस के टाइम टेबल है, वो भी बता दूंगा। CDP का 9 बजे का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सारी चीजों को, सारे बच्चों के जो लक्षण हैं जो भी हैं वो समझते जाएंगे। अब अगर इनकी हम बात करें पढ़ाने की, इनकी, तो इनके टीचिंग मेथड में कोई जो है बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है कि बहुत अलग तरीके से इनको पढ़ाना पड़ेगा। ये जनरल नॉर्मल तरीके से ही पढ़ते हैं। जो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा है और NP के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से तो सारे बच्चे एक जैसे पढ़ेंगे ही, है ना। यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, अनुकूलन आप कर सकते हैं अपनी पाठ्य क्रम में, और TLM विभिन्न प्रकार के यूज करेंगे, वो सब बच्चों के लिए है। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक खास बात है, वो ये है, एक खास बात इनके बारे में, पढ़ाने में बाकी रूल सारे के सारे सेम है। एक रूल अलग है, कि प्रतिभाशाली बच्चों को हम सृजनात्मकता वाले काम ज्यादा देते हैं। क्या कह रहे हैं हम? सृजनात्मकता वाले, यानी कि सृजनात्मकता बढ़ाने वाले कार्य ज्यादा करने के लिए कहते हैं हम। बढ़ाने वाले कार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतिभाशाली वाले बच्चों में कई बार ऐसा देखा गया है कि इनमें क्रिएटिविटी कम होती है। सृजनात्मक बच्चों में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि 120 है। लेकिन 140 वालों में कई बार ऐसा देखा गया है कि इनकी बुद्धि लब्धि तो बहुत हाई लेवल की होती है, याददाश्त भी बहुत हाई लेवल की होती है, किसी चीज को याद भी बहुत लंबे समय तक रख लेते हैं, लेकिन कुछ नया क्रिएट करने की जब बात आती है तब ये पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए टीचर्स को ये कहा जाता है कि प्रतिभाशाली बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ाया जाए, और इनको चुनौती वाले कार्य करना पसंद होता है। ये भी एक उसमें लिख लेना आप, कि इनको चुनौतीपूर्ण काम करने में मजा आता है। ये जो भी आपके सेलेक्ट करेंगे अपने लक्ष्य, वो आपके आसान नहीं होंगे। आसान लक्ष्यों में ये बोर हो जाता है। अगर इनको सामान्य कक्षा के बराबर ही लक्ष्य दे दिए, कि बाकी बच्चों को भी सेम चीज पढ़ा रहे हो और इनको भी सेम पढ़ा रहे हो, तो ये बोर हो जाएंगे। ये आपकी कक्षा में बैठना पसंद नहीं करेंगे, इनको नींद आ जाएगी। इनको चाहिए हाई लेवल एकदम चैलेंज वाली चीजें। तो थोड़ी चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण चीजें ये चुनना चाहते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, पिछड़े बच्चे। पिछड़े बच्चे कौन होते हैं आपके, अगर हम बात करें, तो पिछड़े बच्चे वो होते हैं जिनको पढ़ा, जो स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन उनका IQ लेवल थोड़ा सा कम होने की वजह से, या सामान्य भी अगर है तो उनका ध्यान ना होने की वजह से सिलेबस पीछे रह जाता है, या स्कूल में देर से एडमिशन लेते हैं, है ना। अगर देर से एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है कि इनका सिलेबस जो है वो छूट जाता है। कई बार क्या होता है, इनका सिलेबस, जैसे मान लीजिए स्कूल का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो अप्रैल में हो गया स्टार्ट, और ये बच्चे जून में जाके एडमिशन ले रहे हैं, तो 2 महीने जो बच्चों ने पढ़ा है इस स्कूल में, वो सिलेबस इनका छूट गया, तो ये पिछड़ जाएंगे। यानी कि पिछड़े बच्चे उनको कहते हैं,
आम भाषा में एक सिंपल सेंटेंस बता रहा हूँ। वो बच्चा जो अपनी ही क्लास के और अपनी ही उम्र के बच्चों से थोड़ा पीछे रह जाए, वो पिछड़ा बच्चा। आईक्यू लेवल कम है उसका, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नॉर्मल आईक्यू हो सकता है उसका, या हो सकता है वो प्रतिभाशाली हो। ये भी हो सकता है कि पिछड़ा बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है। अगर आपसे ये कहें कि पिछड़ा बच्चा जो है वो मंदबुद्धि होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। यानी पिछड़ा बच्चा आपका प्रतिभाशाली भी हो सकता है उसका आईक्यू लेवल 140 हो। लेकिन पिछड़ा क्यों रहा? क्योंकि उसको अभी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, उसने वो सिलेबस पढ़ा ही नहीं है। इसलिए वो पिछड़ा रह जाता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं पिछड़े हुए जिनका बुद्धि-लब्धि कम होती है। तो लेकिन बुद्धि-लब्धि से इसका सीधा कनेक्शन नहीं है। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बुद्धि-लब्धि से इसका सीधा कनेक्शन नहीं है। पिछले बच्चे वो हैं जो अपने ही साथ के बच्चों से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो ये हो गए आपके पिछड़े बच्चे। इनके समायोजन के लिए आप क्या करते हैं? इनके समायोजन के लिए आप ये कर सकते हैं कि इनके शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव कर दो। इनको थोड़ा-सा कंटेंट जो है वो अलग से पढ़ा दो, इंडिविजुअल टीचिंग कर दो इनके लिए अलग से। और उसके अलावा ग्रुप्स में जो आपके सामूहिक कार्य होते हैं वो ज़्यादा करवाओ कक्षा में। तो जब सामूहिक कार्य बच्चा करता है, प्रोजेक्ट वर्क करता है, तो बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं उनसे सीखता है ये बच्चा। उनके साथ में रह कर के धीरे-धीरे उनकी बराबरी कर लेता है। तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं, ठीक है? वंचित समूह के बच्चे कौन होते हैं आपके? वंचित समूह के बच्चे वो होते हैं जिनको पढ़ाई का अवसर नहीं मिला। क्या? इनको पढ़ाई का अवसर नहीं मिला। यानी कि ये गरीब हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ये आपके बच्चे जो है या तो गरीब हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जिनका माता-पिता स्कूल नहीं भेजते उनको। उनके घर में जो है इस प्रकार की पढ़ाई को लेकर ज़्यादा जागरूकता नहीं है। या फिर हो सकता है कि स्कूल इतनी दूर है इनके गाँव से कि इनको कोई रास्ता जो है वो ऊबड़-खाबड़ है, पहाड़ी रास्ता है, मान लो 2-4 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ रहा है, या फिर रास्ते में बहुत लंबी नदी है जिसको पार करके जाना पड़ रहा है। तो इनको क्या है, ये शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वंचित से नाम ही समझ में आ रहा होगा आपको, वंचित का मतलब ही यही है ऐसे, या फिर जनजातीय लोग होते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, वो लोग आ सकते हैं वंचित में। वंचित का मतलब यही है जिनको शिक्षा के अवसर ही नहीं मिले। अगर अवसर मिलेंगे तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो हम समावेशी शिक्षा में क्या कर रहे हैं? वंचित समूह के बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं और उनको भी पढ़ने के बराबर अवसर दे रहे हैं। ठीक है? ये बात समझ में आई आपको यहाँ तक की? बताते रहो भाई। बात समझ में आ रही है जो अब तक बताई है आपको, सब समझ में आ रहा है? ऐसे बालक जो अपनी आयु के सामान्य बालक से पढ़ने-लिखने में पीछे रह जाते हैं, उनको पिछड़े बालक कहते हैं। वही तो बता रहा हूँ गुरुजी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैंने कौन-सा अलग कहा कुछ। देखिए आगे बढ़ते हैं। हाशिए पर रहने वाले बच्चे क्या हैं आपके? हाशिए पर रहने वाले बच्चे का मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जो समाज से दूर रहते हैं। क्या? समाज से, जो मुख्य समाज है आपका, समाज से अलग रहते हैं थोड़े से। अब ये समाज से अलग रहने के 2 अर्थ होते हैं। समाज से अलग रहने के 2 अर्थ होते हैं। एक तो वो कि वो शहर से दूर रहते हैं। एक तो वो जो दूर रहते हैं, जैसे कि बाहर बस्तियाँ होती हैं ना, शहर से बाहर बस्तियाँ होती हैं गरीब। ये मेन शहर है आपका, इससे 1 किलोमीटर बाहर जंगल में कहीं कोई बस्ती है। तो उनका क्या है, वे हाशिए पे आ गए, क्योंकि वो हाशिया ही है एक तरह से, जो मेन चीज़ से हट जाए वो हाशिया कहलाता है। तो एक तो वो हैं, तो उनको सुविधाएँ नहीं मिल पाती पूरी, कि वहाँ तक ना तो स्कूल की सुविधा है, ना वहाँ पे बिजली ठीक से पहुँच रही है, ना पानी ठीक से पहुँच रहा है, और ना ही वो बच्चा स्कूल आ पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवलिंग की सुविधा नहीं है। वो बच्चा पैदल आएगा 4-5 किलोमीटर चल के, तो उसका उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। एक तो ये होता है हाशिए। दूसरा एक और हाशिए होता है आपका दूसरे नंबर का, और वो होता है भेदभाव। यानी कि ऐसा कोई समुदाय जिसको समाज में बराबरी का दर्जा ना दिया जा रहा हो। ऐसा समुदाय, जैसे अभी हम एसएसटी में पढ़ रहे थे, ऐसा समुदाय जिसको समाज में बराबरी का दायरा बराबरी का हक ना दिया जा रहा हो, और उनको निचली जाति का समझ के, या कम समझ करके, जैसे कि मान लीजिए उस पूरे एक गाँव में 4-5 लोग ही हैं बस जो उस कास्ट के हैं, बाकी बड़ी कास्ट के हैं या दूसरी कास्ट के हैं। तो वो लोग, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी दूसरे शहर से उठ के वहाँ आके रहने लगते हैं, तो उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते लोग। तो इन लोगों को क्या होता है, ये रहते तो समाज के अंदर ही हैं, उसी बस्ती में, लेकिन क्या है कि इनको हक पूरा नहीं मिलता। तो इनको जो है बच्चे दूसरी नज़र से देखते हैं, भेदभाव की नज़र से। तो इनको भी हम हाशिए पर रहने वाले बच्चे ही कहते हैं। तो ये 2 तरह के बच्चे आते हैं, हाशिए में रहने वाले बच्चे। तो इनका क्या समायोजन है? अगर इनकी बात करें कि इनका समावेशन कैसे करेंगे आप? इनको कैसे समावेश करेंगे अपनी कक्षा में? तो सीधी बात है कि इनको अपनेपन की भावना बढ़ाएँगे आप, और इनको जो है कक्षा में इनकी भाषा को और इनकी संस्कृति को
पूरा आप क्या करेंगे, स्वीकृति देंगे, इनकी भाषा को भी स्वीकार करेंगे, इनकी संस्कृति को भी स्वीकार करेंगे, और पूरी इज्जत और सम्मान बाकी बच्चों की तरह समान सम्मान इनको भी कक्षा में दिया जाएगा। तो ये धीरे धीरे जो है अपना हीन भाव खत्म करके और अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगेंगे, और आपकी कक्षा में जो है ये खुशी महसूस करेंगे, और ये महसूस करेंगे कि सब अपने जैसे ही हैं, बराबर हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर समझ में आ गई है आपको? ओके, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, हाँ, वीडियो को लाइक करते रहो जरा सबके सब, है ना? चलो 700 लाइक होने वाले हैं, 4-5 लाइक बच रहे हैं। कमेंट को नीचे करके सब लोग लाइक करो। नए बच्चे भी हैं और पुराने भी, सब लोग लाइक करो, क्योंकि नए जो हैं उनको भी इससे बेस्ट क्लास कहीं और नहीं मिलेगी। देखो, तो अब आ गए हैं आप हमारी क्लास में, तो समझ जाओ आपका सीटेट क्लियर है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज़बरदस्त क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती हैं, बहुत प्यार से आपको पढ़ाया जाता है ना? तो आपका सीटेट निकलेगा, गारंटी से निकलेगा। बस आप मुझे मोटिवेट रखो थोड़ा सा, ताकि मैं भी आपको बेहतरीन आवाज में पढ़ा पाऊँ। अब आते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट है आपका मानसिक मंद बच्चे, इनको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, आईडी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है मन, मन यानी कि मानसिक, आपका मस्तिष्क को इंटेलेक्चुअल कहते हैं आप। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब अक्षमता। तो इनको बोलते हैं हम मानसिक मंद। जो है आजकल शब्द इसका बदल दिया है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको मानसिक दिव्यांगता कहते हैं आप। अब मानसिक मंद नहीं कहते, पहले मानसिक मंद कहते थे, तो अब इसको मानसिक दिव्यांगता कहते हैं। तो इनका जो आईक्यू लेवल होता है, इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो होता है 90 से कम, 90 से कम। ठीक है, और इसमें 90 से कम में इसको जो है, इसके दो भागों में इसको बांटा जाता है। क्या? एक तो होता है 70 से 90 के बीच में, और एक होता है आपका 70 से 20 के बीच में, है ना? एक होता है 20 से 70, और एक होता है फिर 90, 70 से 90। तो ये वाले जो बच्चे होते हैं 70 से 90 वाले आईक्यू लेवल के, ये सामान्य से कम हो गए। सामान्य की जो आईक्यू है वो 90 से 110 है, इनकी 90 से कम चली गई। तो इनका क्या है कि इनका जो मस्तिष्क काम करता है, या इनकी जो ब्रेन की क्षमता है, वो सामान्य लोगों से घट जाती है। तो ये क्या है, किसी भी काम को बड़े धीरे धीरे से सीखते हैं, उतनी फास्ट लर्निंग नहीं कर पाते। तो इनको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन वाले बच्चे। क्या कहते हैं इनको? बॉर्डर लाइन वाले बच्चे, बॉर्डर लाइन वाले मानसिक मंद। और इन वालों को जो 70 से बीच में होता है, ये होते हैं असली मानसिक मंद वाले, ये होते हैं असली मानसिक मंद वाले बच्चे। ठीक है, वैसे दोनों ऑप्शन एक साथ कभी सीटेट में देगा नहीं, अगर देगा तो 20 से 90 20 से 70 देगा, या फिर बोलेगा कि 90 से कम होता है, बात खत्म हो जाती है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, वो स्पेशल एजुकेशन का जब टीचर का वैकेंसी आती है तब पूछता है। यहाँ इतनी बात सबको आईक्यू लेवल की बात समझ में आई। अब मैं आपको इनकी विशेषता बताता हूँ, क्या विशेषता होती है इनकी। इनकी विशेषता की अगर हम बात करें, तो इनकी जो विशेषताएं होती है, नंबर एक तो सीखने की जो गति है वो कम हो जाती है इनकी। सीखने की गति कम हो जाती है, यानी कि धीमी होती है, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। एक चैप्टर को सीखने में अगर एक नॉर्मल बच्चा 1 घंटा लगा रहा है, तो ये 2 दिन लगाएंगे उस चीज को सीखने में। यानी कि वही सेम चीज सीखने में इनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दूसरी चीज, ये छोटे छोटे टुकड़ों में सीखते हैं, बड़ी चीजों को एक साथ नहीं सीख सकते। तो ठीक है, तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाना पड़ता है। यानी कि एक ही चैप्टर को आपको तोड़ तोड़ के सिखाना पड़ेगा, एक ही पॉइंट, एक ही टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाना पड़ेगा। काम करने की भी गति इनकी धीमी हो जाती है, लर्निंग करने की भी। क्रिएटिविटी कम हो जाती है इनकी, क्या? सृजनात्मकता भी कम हो जाती है, यानी कि नई चीजों को सीखने में धीमापन आ जाता है, सृजनात्मकता कम हो जाती है इनकी। ठीक, लर्निंग स्टाइल कम हो जाएगा, तो ये जो है धीरे धीरे सब चीजें कम ही होंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि सीख नहीं सकते, सीखते हैं, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको मानसिक मंद की समझ में आ गई। अब इनको समावेश करने का क्या तरीका है? समावेश करने का या क्लास में आपके एक्सेप्ट करने का तरीका यही है, सिंपल सा, कि इन बच्चों को साफ सुथरा इंस्ट्रक्शन दिया जाए, क्योंकि क्लियरली बोल करके इंस्ट्रक्शन दो, या लिख करके, जो इनको सीधे समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आप पहेलियों बुझाएंगे या अलग तरीके से इनको मुश्किल भाषा में समझाएंगे, तो ये भाषा उसको नहीं समझ पाएंगे। दूसरी चीज, इनसे बहुत जल्दी काम को करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, इनको थोड़ा सा ज्यादा समय देना है किसी भी काम को करने के लिए। तीसरी चीज, इनको जो चीज सिखानी है वो टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सिखानी है ना? इनको तोड़ तोड़ के सिखानी है।
चौथी चीज़, इनको इंडिविजुअल सेशन भी दे सकते हैं आप, कि एक अलग से 1 घंटा अलग से पढ़ा सकते हैं, किसी भी दिन जिस दिन आपके पास समय हो। तो ये तरीका होता है इनको समावेश करने का। अब हम आते हैं दृष्टिबाधित बच्चों पे, ठीक है? यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं? जितनी भी चीज़ें अब तक पढ़ाई हैं, कमेंट करके बताओ समझ में आ गई हैं कि नहीं आई हैं? हाँ जी, इतने डिटेल में आपको चीज़ें कहीं और नहीं मिलेंगी, ये बिल्कुल देख लो, इतनी अच्छी-अच्छी बातें बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, क्या कह रहे हो? एसएसटी क्लास कब होती है? 7 बजे होती है एसएसटी क्लास। मंद क्या होता है? मंद होता है स्लो। मंद का मतलब होता है स्लो, यानी कि धीमा। मानसिक मंद का मतलब यही हो जाता है कि जो आपकी मानसिक क्षमता है वो धीमी है। रिटार्ड, रिटार्ड बोलते हैं इंग्लिश में। मानसिक मंदता को मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मानसिक क्षमता का कम हो जाना, धीमा हो जाना, ठीक है? हाँ जी। चलिए अब देखेंगे हम दृष्टिबाधिता। देखो, दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं वो 2 कैटेगरीज़ के होते हैं। यानी कि दृष्टिबाधिता को 2 भागों में बाँटा जाता है। नंबर 1 तो वो होते हैं जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित होते हैं, पूर्ण दृष्टिबाधित कहते हैं इनको, पूर्ण दृष्टिबाधित। यानी कि इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इनको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता, यानी कि ये ब्लाइंड होते हैं। ठीक है? इनको बोलते हैं आप ब्लाइंडनेस, इंग्लिश में इनको बोलते हैं ब्लाइंडनेस, ठीक है? ब्लाइंडनेस। और दूसरा होता है आपका लो विज़न। क्या होता है? लो विज़न होता है आपका। लो विज़न का मतलब होता है अल्प दृष्टि। क्या बोलते हैं इसको? अल्प दृष्टि। अल्प दृष्टि का मतलब होता है कम दिखाई देना, यानी कि इनको दिखाई तो देता है, लेकिन कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है? कम दिखाई देता है, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो इन दोनों का क्या है कि जो दृष्टिबाधित वाला बच्चा है, उसको अलग प्रकार की शिक्षण सामग्री चाहिए और लो विज़न वाले को अलग प्रकार की शिक्षण सामग्री चाहिए। यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि अगर उसने अल्प दृष्टि दे दी, तो आप दृष्टिबाधिता ही समझ करके उसका आंसर लगा सकते हैं, वहाँ प्रश्न का आंसर गलत हो सकता है, तो ध्यान से समझो। जिस बच्चे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, उसके लिए दिखने वाली चीज़ें किसी काम की नहीं है। ना तो आपकी पाठ्य पुस्तक, ना तो आपका ब्लैक बोर्ड, ना ही आपका चार्ट पेपर, ना ही आपकी किताबें, और अगर आप उसको नोट्स देते हैं वो भी किसी काम के नहीं है। यानी कि जितनी भी दिखने वाली चीज़ें हैं वो किसी काम की नहीं है। लेकिन जो लो विज़न वाला बच्चा है, ये किताबें भी पढ़ता है, ये आपके ब्लैक बोर्ड को भी पढ़ता है, ये आपके चार्ट पेपर को भी पढ़ता है, लेकिन कैसे? इसके लिए कुछ टीएलएम का प्रावधान किया जाता है। कौन-कौन से टीएलएम होते हैं आपके? नंबर 1 तो आपका ऐनक होता है, यानी कि चश्मा, है ना? चश्मा आप इस बच्चे के लिए यूज़ करेंगे। नंबर 2 मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि आवर्धक लेंस जिसको बोलते हैं, जो आप कक्षा में इस्तेमाल करते हैं। एक इस प्रकार का लेंस होता है ना आपके हाथ में, हाथ से पकड़ के उसको और उस पे किताब पे रखेंगे तो वो बड़ा दिखता है अक्सर। देखा होगा, यूज़ किया आप लोगों ने, बचपन में यूज़ किया होगा कभी ना कभी, है ना? तो एक आवर्धक लेंस होता है आपका, जिससे चीज़ें बड़ी दिखाई दे जाती हैं आपकी, ठीक है? उसके अलावा बड़ी मुद्रित पुस्तक, यानी कि बड़े अक्षरों वाली पुस्तक, तो आप इनके लिए बड़े अक्षरों वाली बड़े अक्षरों वाली पुस्तक ला सकते हैं इनके लिए, है ना? समझ में आ रही है? उसके अलावा क्या है, क्लासरूम की जो लाइटिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए और इनको विंडो की तरफ बिठाएँ, ताकि बाहर से जो लाइट आ रही है वो भी इनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो दूसरी चीज़ क्या होगी आपकी इनके लिए? लाइट का प्रबंधन आप इनके लिए कर सकते हैं। ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें लो विज़न वाले बच्चे के काम आएँगी। ये चीज़ें लो विज़न वाले बच्चे के काम आएँगी, लेकिन दृष्टिबाधित के काम ये चीज़ें नहीं आएँगी। ना तो चश्मा ही काम आएगा, ना ही आपका लेंस काम आएगा, ना ही बड़े अक्षर वाली किताबें, ना ही रोशनी, कोई चीज़ इनके काम नहीं आ रही। ना ही चार्ट पेपर काम आएगा। दृष्टिबाधित वाले बच्चों के लिए इनमें से एक भी चीज़ काम नहीं आएगी। ये लो विज़न वाले बच्चों के लिए काम आ जाएगी। तो फ़र्क समझ में आया कुछ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? बताओ, लेंस कहाँ मिलेगा? दुकान पे मिल जाएगा यार, इतनी ची ये छोटी चीज़ पूछ रहे हो। स्काई मैं बहुत टाइम से इग्नोर कर रही हूँ, तो मैं भूल जाऊँगी कि मैं क्लास में हूँ, इसलिए मुँह बंद रखो। क्या हो गया भाई क्लास में? कौन है ये स्काई वाला इंसान? हुँ? हाँ जी, देखो, तो अब क्या कह रहे थे हम? ये तो हो गया लो विज़न वाला। अब बात करें ब्लाइंडनेस के लिए, यानी कि दृष्टिबाधिता के लिए कौन-सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप टीएलएम के रूप में? तो टीएलएम के रूप में आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप इनके लिए? ब्लाइंडनेस वालों के लिए आप करते हैं ब्रेल लिपि सबसे पहले नंबर पे।
और ब्रेल लिपि का इस्तेमाल जो है, अब एक चीज़ और, जो चीज़ ब्लाइंडनेस वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल होगी, वो चीज़ इनके लिए भी इस्तेमाल होगी। अब ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इनकी चीज़ ये तो इस्तेमाल कर सकता है, ये इसकी नहीं। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। तो बड़े भाई की चीज़ें छोटा भाई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन छोटे भाई की चीज़ें बड़ा भाई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसका कच्छा भी छोटा होगा, बड़ा भाई पहन ही नहीं पाएगा। लेकिन वो तो ढीला-ढाला भी पहन ही लेगा, है ना? किसी न किसी तरीके से। बड़ी टी-शर्ट होगी तो वो लूज़-लूज़ ही पहन लेगा छोटा वाला। लेकिन अगर टी-शर्ट ही इतनी छोटी है तो बड़ा वाला पहन ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि छोटे वाला जो इस्तेमाल कर रहा है, वो चीज़ बड़ा वाला तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन जो बड़ा इस्तेमाल कर रहा है वो ये भी कर लेगा। तो ऊपर वाली जो चीज़ें अब मैं बताने जा रहा हूँ वो दोनों इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इसकी स्पेशल चीज़ें अलग हैं। तो जो ब्रेल लिपि है वो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेल लिपि क्या होती है आपकी? 6 डॉट्स वाली एक लिपि होती है जिसको टच करके पढ़ा जाता है। ये कागज़ में छेद करके बनाई जाती है और उसको टच करके हम पढ़ते हैं हाथ से। आपने देखा होगा कहीं, है ना? ये चीज़ देखी है आपने? ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा क्या करेंगे? 3D मॉडल। 3D मॉडल क्या होते हैं आपके? ये वास्तविक प्रतिरूप होते हैं। जैसे कि पहाड़ के बारे में बताना है, तो आप किसी मिट्टी से पहाड़ का नक्शा बना करके उसको छू के बच्चा उसको देख सकता है। या आपको अगर त्रिकोण ही सिखाना है, मान लो त्रिभुज सिखाना है, तो एक गत्ता लो, जैसे आपके कार्टून वगैरह आते हैं, बॉक्स होते हैं, उससे कैंची से काट के त्रिभुज के आकार का, वो उसको दे सकते हो हाथ में, तो वो उसको छू के देखेगा, हाँ, ऐसा ऐसा वाला होता है त्रिभुज का, ठीक है। तो ये 3D मॉडल हो गया, क्योंकि वो उसको टच करके वो पूरा फ़ील कर सकता है। एक होता है स्पर्श वाली चीज़ें, स्पर्श वाली यानी कि छूने वाली। स्पर्शग्राही वस्तुएँ होती हैं, ये चार्ट पेपर टाइप का होता है। जैसे चार्ट पेपर आप बनाते हैं ना, तो उसपे जो मेन-मेन चीज़ें होती हैं, वो उभारी जाती हैं। वो उभार कर बनाई जाती है। एक तो हम पेंसिल से बना सकते हैं चार्ट पेपर पे कोई नक्शा, लेकिन एक वो होता है जो उभार कर बनाया जाता है, उसपे अब कई तरह की चीज़ों का फेविकोल का, लुगदी का, कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है, या पहाड़ कहीं दर्शाने हैं तो वहाँ बजरी लगा देते हैं छोटी-छोटी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको टच करके वो पहचान सकता है ऐसे टच करके। तो जो टेक्सटाइल चीज़ें होती हैं, टैक्टाइल होंगी, वो स्पर्शग्राही, वो बच्चा इसका काम आ जाएगी। ठीक है? और क्या इस्तेमाल हो सकती है इनके लिए? ऑडियो, यानी कि वॉइस आपकी। जो चीज़ें आपकी जो वो होती है ना, सुनने वाली चीज़ है, जैसे कि फ़ोन में ही आपका लाउड स्पीकर, फ़ोन का स्पीकर हो सकता है या लाउड स्पीकर अलग हो सकता है। तो ये जो सुनने वाली चीज़ें होती हैं, ये इन बच्चों के लिए काम आएँगी आपके। आप इनको सुनवा करके जो है वो चीज़ें दे सकते हैं। और जो आपका लेसन है, वो भी आप रिकॉर्ड करके उसको दे सकते हो ताकि वो सुन सके उसको बाद में। उसके अलावा इनके लिए मौखिक रूप से बात करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके मौखिक संचार का इस्तेमाल करें आप। जैसे आप कोई क्लास ले रहे हैं, तो उसमें आप मान लीजिए बोर्ड पे लिख के बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन साथ में क्या करेंगे, बोल करके भी एक्सप्लेनेशन करेंगे आप, ताकि वो दृष्टिबाधित बच्चा भी आपका सुन सके। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। वैसे मैंने इसकी अलग भी पीडीएफ बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कहानी यहीं खत्म हो जाती है आपकी। इतने में ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, है ना? क्या हुआ भाई? चलिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही टीएलएम है? जी, टीएलएम का ही फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ें तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई है, और इसको मैं साफ कर देता हूँ, है ना? अब बात करेंगे हम यहाँ पर, अगर बात करें तो आपका नेक्स्ट है श्रवण बाधित। तो श्रवण बाधित के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी सुनने में दिक्कत है ना? सुनने में दिक्कत है श्रवण बाधित बच्चे को। एक तो इसकी रेज़र इतनी छोटी है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है इसको साफ करने में। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करें अगर श्रवण बाधित बच्चे की, तो श्रवण बाधित बच्चा जो है आपका, इसको सुनने में दिक्कत होगी, है ना? सुनने में प्रॉब्लम होगी आपकी। तो इसके लिए क्या चीज़ें काम आएँगी आपकी? सारी की सारी देखने वाली चीज़ें। जितनी भी देखने वाली चीज़ें हैं, वो सब इसके काम आ सकती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके चार्ट पेपर, आपका ये ब्लैक बोर्ड, आपका जो है डिजिटल बोर्ड हो सकता है जिसमें आप वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं चलो, फ़िल्म आपकी हो सकती है इनके लिए, है ना? और साथ में इनकी जो है फ़िल्म के साथ में सबटाइटल, सबटाइटल अगर आपके रहेंगे तो उस वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो उसको देख कर के पढ़ सकते हैं। अगर फ़िल्म दिखा रहे हो तो उसके नीचे सबटाइटल होने चाहिए। उसके अलावा चार्ट पेपर इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
और इसके अलावा ब्लैक बोर्ड आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि लिख करके जितनी चीज़ें दी जा सकती हैं, किताबें तो आपके पढ़ ही लेगा बच्चा, दृष्टि सुनने वाला बच्चा जिसको सुनाई नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें हैं आपकी, इनके लिए देखने वाली सारी चीज़ें काम आ जाएँगी, ठीक है? आगे बात करें अगर मूक बधिर बच्चे, तो मूक बधिर बच्चे कौन होते हैं? मूक बधिर बच्चे वो होते हैं जो बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, दोनों ही होते हैं आपके, ठीक है? जो बच्चे बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो ये दोनों ही प्रकार से होते हैं। इनके लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्या? इनके लिए जो है साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। साइन लैंग्वेज एक अलग प्रकार की लिपि होती है जिसमें पूरी एक भाषा होती है, एक ग्रामर होती है, उसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो है इनके लिए भी देखने वाली सारी चीज़ें जो श्रवण बाधित के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये सारी ही चीज़ें आपकी किसके लिए इस्तेमाल हो जाएँगी? मूक बधिर के लिए इस्तेमाल हो जाएँगी। क्योंकि मूक बधिर बच्चा बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा लेकिन देखने में सक्षम है, तो देख करके वो चीज़ें पढ़ सकता है। अगर उसको आपने देख करके ही उसको पढ़ाई है मतलब बोर्ड पे लिख के हम उसको पढ़ाते हैं, वो लिखना पढ़ना सब चीज़ें लिखते भी हैं, वो पढ़ना भी सीख जाते हैं, सब सीख जाते हैं। तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड से आप पढ़ा सकते हो, चार्ट पेपर से पढ़ा सकते हो, कोई फ़िल्म, वीडियो क्लिप दिखा सकते हो, ये सारी चीज़ें इनके पढ़ाने के माध्यम हो सकते हैं। मूक बधिर बच्चों को ये सारी देखने वाली चीज़ें काम आ जाएँगी, ठीक है? यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई है आपको? ओके, चलिए अब बात करेंगे ऑटिज़्म की। ऑटिज़्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, ऑटिज़्म से बहुत प्रश्न आते हैं आपके, ठीक? अब विज़िबल भी है, नाइस क्लास टीचर। हाँ जी, आप आज उदास दिख रहे हैं। उदास नहीं, थका हुआ हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है, उदास नहीं हूँ। उदास होने की तो कोई वजह नहीं है फ़िलहाल। जी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हैं अच्छा शाहरुख खान की कमेंट आई अभी-अभी हाँ, देखिए ऑटिज़्म की बात करें तो ऑटिज़्म एक ऐसा विकार है जिसको हम क्या कहते हैं ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसका पूरा नाम है। पूरा नाम है ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसको हिंदी में कहते हैं स्वलीनता। क्या कहते हैं इसको? स्वलीनता कहते हैं, ठीक है? तो ये क्या है कि ये एक प्रकार का ऐसा विकार है जिसमें आपको अपने दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप होते हैं उनको करने में दिक्कत आती है। दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप होते हैं जैसे कि आपका इस लाइन में भी लिखा है, ऑटिज़्म व्यक्ति के सीखने के ढंग में और अन्य लोगों और आसपास के वातावरण की से किस तरह क्रियाकलाप किया जाए इस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब इसको आसान भाषा में समझते हैं अपने शब्दों में। वो ये है कि ऑटिज़्म का मतलब होता है स्वलीनता और स्वलीन का मतलब होता है स्वयं में लीन रहना। यानी कि खुद में ही खोए रहना। तो ये बच्चा स्वयं में खोया रहता है, इसलिए इसको आस-पास की दुनिया के बारे में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे चारों तरफ कौन लोग हैं, मेरे घर में कौन है, मेरा दोस्त कौन है, इनसे ज़्यादा चीज़ें से फ़र्क नहीं पड़ता। ये बच्चे क्या होते हैं, ये सामाजिकता में पिछड़े होते हैं। ये ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। तो इनका मैं आपको जो है एक-एक करके इनका वो बताता हूँ, लक्षण क्या होते हैं, वो बता देता हूँ। सबसे पहली भी चीज़ ये है कि ये बच्चे सामाजिकता से दूर होते हैं, यानी कि सामाजिकता इनकी कम होती है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होती है इनकी इनकी भाषा विकास भी कम होता है आपका। भाषा विकास यानी कि संप्रेषण में दिक्कत आती है, ठीक है? ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते ये। बातचीत नहीं करते इसीलिए सामाजिकता में दिक्कत आती है। ये आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। आई कॉन्टैक्ट मतलब नज़रें नहीं मिलाते हैं, ठीक है? आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं ये। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं जैसे शाहरुख खान वाली फ़िल्म थी एक माय नेम इज़ खान, क्या फ़िल्म का नाम था इसका? माय नेम इज़ खान, आपने देखी होगी। तो इस फ़िल्म में ऑटिज़्म का किरदार निभाया है किसने? शाहरुख खान ने। तो शाहरुख खान क्या करता था किसी की आई कॉन्टैक्ट नहीं करता था। जब भी बात करता था वो तो नीचे नज़रें करके और इधर-उधर ऐसे दिखाता देखता था, उसकी तरफ नहीं देखता था। मेरा नाम रिज़वान खान है, मेरा नाम रिज़वान खान है। तो इस तरह की चीज़ें जो है उसमें बहुत सारे डायलॉग हैं, तो उसका यही था। यहाँ पे भी अगर देख रहे हो आप तो ये जो है काजोल की तरफ जो है देख नहीं रहा, नीचे देख के बात कर रहा है। दूसरी चीज़ आपने नोटिस की होगी इसके हाथों में 4-5 बजरी होती थी या 2 और उन बजरियों को ये ऐसे-ऐसे घुमाता रहता था। मेरा नाम रिज़वान खान है, नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, नहीं ये ऐसा ऐसा नहीं लिखा है, मैंने देखा है।
तो इस तरह का जो बिहेवियर था वो चीज़ आपका क्या है, ये रिपीटेड, यानी कि एक ही चीज़ को बार-बार दोहराना। तो किसी भी एक व्यवहार को दोहराना बार-बार, व्यवहार को बार-बार रिपीट करना, जिसको पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं आप, है ना? पुनरावृत्ति कह सकते हैं या बार-बार दोहराना, किसी भी एक व्यवहार को बार-बार दोहराना। दूसरी चीज़, ये दिनचर्या का बड़ा सख्त पालन करते हैं, यानी इनको परिवर्तन पसंद नहीं है, इनको बदलाव पसंद नहीं है, चाहे दिनचर्या का हो या किसी भी चीज़ का हो। बदलाव इनको पसंद नहीं होता है, ठीक है? इनको बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं होता। जैसे इनका डेली लाइफ है कि सुबह में अगर सुबह में 8 बजे इनको नाश्ता चाहिए, तो 8 बजे ही चाहिए। अगर आप इनको 8 बजे के बजाय 9 बजे देंगे, तो ये खाएँगे ही नहीं। या इनके जो खाने का जो जगह होती है, मान लीजिए इनके रूम में एक टेबल है, वहाँ बैठ बैठ के ही ये खाना खाते हैं, तो वहीं खाएँगे। अगर आप इनसे कहेंगे ना दूसरी जगह चारपाई पे बैठ के खा लो, ये नहीं खाएँगे वहाँ पे। तो इनको जो है ये बड़ा फिक्स होता है कि जैसे डेली लाइफ है मेरी, वैसी ही रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, इन लोगों को कई बार जो है किसी पर्टिकुलर रंग को देख कर के दिक्कत होती है। रंग से प्रॉब्लम होती है इनको। जैसे कि अगर इसमें बात करें हम, माय नेम इज़ खान आपने फ़िल्म देखी होगी, तो इसको किससे दिक्कत थी? येलो कलर से। जैसे ही आपने ये एक दिन एक साथ जो है दोनों जा रहे होते हैं और रोड पे जो पट्टी होती है अमेरिका में होती है, शायद शायद ये यूरोप में कहीं थे, यूरोप में या अमेरिका में कहीं थे, तो वहाँ पे सड़क पे येलो पट्टी होती है। तो उसको देख के जो है ये इसको बुखार चढ़ जाता है और ये अजीब-सा बिहेवियर ऐसे वाला करने लगता है, ऐसे वाला करने लगता है। तो वो ये समझ जाती है और इसको अचानक से जो है वहाँ से इसकी आँखें बंद करके दूसरी तरफ इसको ले जाती है। तो इनको जो है ये सड़क पे येलो लाइट देखेगा उससे दिक्कत हो जाएगी। तो हर किसी का अलग कलर होता है, ऐसा भी नहीं कि सबको येलो कलर से ही दिक्कत होगी। किसी को लाल से हो सकती है, किसी को ब्लू से हो सकती है। तो इनमें कई बार जो है इन ऑटिज़्म वाले बच्चों में कलर को लेके भी दिक्कत होती है। तीसरी चीज़, सेंसेशन संवेदनशीलता इनमें बहुत ज़्यादा होती है या कई बार बहुत कम होती है। संवेदनशीलता क्या होती है आपकी? संवेदनशीलता ये होती है कि अगर कोई मेरे हाथ को यहाँ से टच करे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे हाथ को कोई टच कर रहा है। अगर कोई मेरा दोस्त जो है मेरे हाथ पे ऐसे मार भी दे या मेरे पास आके वो शोल्डर पे ऐसे कर दे, और कैसे हो करते हैं ना लड़के लोग, लड़कियाँ भी करती हैं, आम चीज़ है ये, है ना? तो ऐसे तो हमें नॉर्मल लगता है वो व्यवहार, हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इनके साथ अगर आपने ऐसे आकर इसको टच कर दिया या हाथ को ऐसे कर दिया, तो ये आपको थप्पड़ भी मार सकता है। या बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएँगे या बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ सकता है, क्योंकि वो इनकी क्या है, बायोलॉजिकल चीज़ें बदल गई हैं उस चीज़ से, वो शारीरिक हो गई। इनको ऐसा नहीं कि ऐसा करना इनके लिए बिहेवियर गलत है। इनको वो जो हल्के से आपने मारा है, वो इनको ऐसा लगा होगा कि किसी ने यहाँ पे हथौड़ा मार दिया है। क्योंकि इनकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि अगर आप एक उँगली भी ऐसे फिराएँगे तो इनको जो है गुदगुदी लग जाएगी या इनको फिर जलन हो जाएगी इनकी स्किन पे। तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ़ यही नहीं, इमोशंस में भी, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा, कभी भी इनको रोना आ सकता है, अकेले में रो सकते हैं ये। तो संवेदनशीलता इनकी बहुत ज़्यादा भी होती है कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों में बहुत कम होती है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे आप कि ऑटिज़्म होता क्या है? और ये जो है आपका एक तरह से तंत्रिका तंत्र वाला, यानी कि मानसिक विकार है, अगर आप बात करें इसको, ये भी मानसिक विकार है आपका एक तरह का। मानसिक मंदता जो होता है वो अलग है, लेकिन ये मानसिक विकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई बार जो है दिमाग की ही कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। हालाँकि इसके कारण आज तक 100% पता नहीं चले हैं, कई कारण हो सकते हैं इसके। इसका जो पता चलता है लक्षण, ये जन्म के समय से हो सकता है। ये पैदाइशी होता है आपका, बाद में नहीं आता, ये पहले से ही होता है आपका। लेकिन इसके लक्षण दिखने कब स्टार्ट होंगे आपको? जब बच्चा 2 से 3 साल का हो जाएगा। 2-3 साल का बच्चा हो जाएगा, तो उसके बिहेवियर में आपको ऑटिज़्म के लक्षण दिखने शुरू हो जाएँगे। तो आप किसी भी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, ठीक है? क्या हुआ? लग रहा है मैं भी ऑटिज़्म हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या सही कहा। ऑटिज़्म होना आम बात है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ऑटिज़्म वाले लक्षण होते हैं। जब वो हाइपर हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को हम कह देते हैं कि इसको डिसऑर्डर हो गया। ऑटिज़्म वाले लक्षण हर व्यक्ति में कुछ न कुछ होते ही हैं, हर व्यक्ति में, सामान्य रूप से। लेकिन जब किसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कि इसमें डिसऑर्डर हो गया, ऑटिज़्म डिसऑर्डर हो गया इसको। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी एनर्जी खत्म हो गई है और भूख भी लग रही है, तो आवाज़ कम निकल रही है धीरे-धीरे से। क्या हुआ भाई? 900 लाइक हो रहे हैं, अभी हमारे 1000 भी पूरे नहीं करे आप लोगों ने, कंजूस कहीं के। चलो कर दो जल्दी से सब लोग लाइक फटाफट से। इतनी थकान में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हाँ, फिर भी आप समझते नहीं हो। चलो ये तो आप समझ गए।
अब बात करते हैं एडीएचडी, अति सक्रियता। इसका पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको कहते हैं अति क्रियाशीलता और अवधान अवधान क्षति और अति क्रियाशीलता डिसऑर्डर कहते हैं इसको। इसके नाम से ही जैसे आपको समझ में आ रहा है, इसके दो ही लक्षण है। क्या? एक तो अवधान की कमी, यानी कि अटेंशन कम है, तो ध्यान कम होता है इनका। ध्यान कम होता है, यानी कि किसी भी चीज पे अटेंशन नहीं दे पाते ये बहुत ज्यादा समय तक। किसी भी चीज को 2-3 सेकंड से ज्यादा रुकेंगे नहीं है आपका। दूसरी चीज, जैसे कि आपको इसके नाम में दिख रहा है हाइपर एक्टिविटी, यानी कि जो एक्टिवनेस है, जो क्रियात्मकता है, आपकी जो क्रिया है, वो हद से ज्यादा है। एक तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत होती ही है ना? हर व्यक्ति में थोड़ी बहुत तो होती है हाइपर एक्टिविटी भाई। कई बार हम जो है बहुत अजीब से लक्षण करते हैं, उछल कूद करते हैं। कभी पार्टी होती है तो बेड से कूद जाते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी, कभी दोस्त के मुंह पे क्रीम लगा दी, कभी केक लगा दिया। ये छोटी मोटी चीजें सब में है, लेकिन इनमें कुछ हद से ज्यादा ही होती हैं। इनको बैठना पसंद ही नहीं है, ये उधम काटने वाले बच्चे होते हैं। ये मतलब आपके घर में अगर एक बच्चा ऐसा आ गया, तो वो कहीं भी एक प्रकार से टिक के नहीं बैठेगा, कूदता फांदता रहेगा, चीजों को फेंकेगा। और ये अपनी क्रियाओं को झट से बदलते हैं। अभी मान लो यहाँ बैठ के ये पेंटिंग बना रहा होगा, और अभी उठेगा और यहाँ से गिलास का पानी उठाएगा और पापा के मुंह पे फेंक के आ जाएगा। अभी वहां से उठेगा और एक डंडा उठाएगा, मम्मी जो है बाल बना रही होगी, पीछे जाके सर पे डंडा मार के भाग गया। तो फिर भागते भागते बाहर जाएगा, गमला उठाएगा, गमला उठा के कुत्ते के मार देगा। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 2 सेकंड में इनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, और एकदम से जो है एक्टिवनेस इतनी ज्यादा। इसीलिए इनको पढ़ाना मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इनको क्लास में बिठा के रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो उससे क्या होता है कि इन बच्चों को आप पढ़ाने पढ़ाते समय, मान लीजिए आपने बोर्ड पे कुछ लिखना शुरू किया अभी ये लाइन, और पीछे मुड़ के देखा तो बच्चा यहाँ है ही नहीं, बच्चा वहां जाके और दीवार से वो चार्ट पेपर उतार रहा है, जो आपने चिपका रखा था उसको फाड़ रहा है। फिर भाग के जाओगे आप, उसको पकड़ के लाओगे यहाँ, फिर बिठाया, फिर आपने कहा देखो ये क्या है, ये एक कार्टून है। इतनी देर में आप कह ही रहे होंगे उसने पेंसिल दूसरे बच्चे के नीचे से घुसा दी होगी। ये ही है। तो इनका क्या इलाज है? इन पे एक तो ध्यान आपको ध्यान से रखना पड़ता है इंडिविजुअली। दूसरी चीज, इनको धीरे धीरे सिखाए जाते हैं नैतिक कार्य। इनको अटेंशन के लिए भी इनके फेवरेट काम सबसे पहले किए जाते हैं। इनको कोई भी जो इनको पसंद है वो चीज़ पहले कराई जाएगी। फिर धीरे-धीरे जो है, ये जब बैठना सीख जाएँगे, फिर इनको अधिगम आप कराना स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना? जी। हुँ। ये लटखोर बच्चे होते हैं। लटखोर मतलब जो जिनको पिटाई करनी चाहिए, उनका कह रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? समझ में आ गया आपको? बताओ। ग्रेट एग्ज़ाम्पल सर जी, सुपर। अच्छा, थैंक यू। मेरी बेबी भी ऐसी ही है। अच्छा। हाँ, ये अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम जो है ना, हाइपर एक्टिविटी की, ये बचपन में ज़्यादा होती है, और बड़े होते-होते धीरे-धीरे कम हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम बचपन में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम आपकी 12, 13, 14, 15 साल की उम्र तक चल रही है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि अगर नॉर्मल वाली हाइपर एक्टिविटी है, तो वो 8-10 साल की उम्र में जाके धीरे-धीरे खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, तो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर ये डिसऑर्डर वाली चीज़ आ गई उसके अंदर, तो फिर वो किशोर अवस्था में भी नहीं रुकेगा, वो किशोर अवस्था में भी ऐसी हरकतें करेगा। ठीक है? चलिए, अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देता हूँ, इनके आंसर करके दिखाओ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे कम सुनाई देता है की ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? पहला ऑप्शन है शिक्षिका के पास बैठने की अनुमति देना, दूसरा है परिवेश की पृष्ठभूमि के शोर को कम करना, तीसरा है व्याख्यान प्रणाली का उपयोग, और चौथा ऑप्शन है आपका विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें आलेखी आयोजक और संकल्पनात्मक चित्रण हो। तो इनमें से बताएंगे चारों में से कौन से चुनना चाहेंगे आप? चलिए, अपना आंसर कमेंट में लिखेंगे आप। सर आप नोट्स के लिए बोले थे तो हम ले लिए हैं। अच्छा। अच्छा, हिंदी वाला प्रॉब्लम आपका आ रहा है, ठीक है, उसको मैं अभी जो है अपडेट कर दूंगा, तो आपके में ठीक हो जाएगा वो। मुझे ही टाइम नहीं मिल पाया, मैंने आपका पहले ही, ये जो है आपकी बात मेरे तक पहले ही आ गई थी।
लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मैं उसको कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, तब तक दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ो। हम्म। चलो 1,000 लाइक होने वाले भाई, 4-5 लाइक बच रहे हैं। तो फटाफट से लाइक कर दो जरा, कमेंट को नीचे करके। देखो, जिस बच्चे को कम सुनाई देता है उसके लिए क्या क्या करेंगे। शिक्षिका के पास बैठने की अनुमति दे देंगे, यस। क्योंकि टीचर के पास बैठेगा तो उसको साफ सुनाई आ जाएगा। बैकग्राउंड के शोर को कम करेंगे आप, यस। अगर आपके पास में, मान लीजिए आपकी क्लास के पास में बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, इधर कहीं गाने बज रहे हैं उसकी आवाज़, तो उनको कम करेंगे आप, है ना, ख़त्म करेंगे, ताकि बच्चा साफ सुथरा सुन सके। व्याख्यान प्रणाली का प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्योंकि व्याख्यान प्रणाली पूरी ही बोलने पर आधारित होती है। तो बच्चा सुन नहीं पा रहा, तो इसलिए उसके काम नहीं आएगी वो, इसलिए आपको साथ में लिखना भी चाहिए। विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें आलेखी आयोजक, आलेखी मतलब चित्रात्मक या हाथ से बनाए गए, तो जो देखने वाली चीजें हैं वो बच्चे के काम आ जाएंगी। तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका, विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना। दूसरा है, विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करना। तीसरा है, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। और चौथा है आपका, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो आंसर। जी, तो बात करें यहाँ पे, आपके बच्चा है प्रतिभाशाली, तो सफल समावेशन के लिए क्या करने से बचना है आपको। नेगेटिव वाला पूछ रहा है, तो विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना, यस, ये तो पॉजिटिव चीज है ना। विविध दृष्टिकोण मतलब सृजनात्मकता बढ़ाने की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां, ये भी पॉजिटिव ही है। शैक्षणिक मतलब हो गया जो एकेडमिक है, जो एजुकेशनल है, उसको बढ़ाने वाली एक्टिविटी, यानी कि जो उनके ज्ञान को बढ़ाए, वो भी पॉजिटिव बात है। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम लागू करना गलत हो जाएगा आपको, क्योंकि आपका बाल केंद्रित होना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का बच्चा हो। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना, ये भी ठीक है आपका। रुचि के हिसाब से कर रहे हैं, स्वतंत्र है बच्चा तो अपने हिसाब से करेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगी, बढ़िया रहेगा। सी ऑप्शन निगेटिव है, निगेटिव ही पूछ रहा है वो आपसे। नेक्स्ट है आपका, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को, पहला ऑप्शन है, अलग अलग स्कूलों में अध्ययन का प्रावधान लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता अन्य छात्रों में मेल नहीं खाती है। दूसरा है आपका, व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वे अपने माता पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। तीसरा है, नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए उनके सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के में सीखने की सुविधा के प्रयास किए जाने चाहिए। और डी है आपका, बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है। सर मैथ हार्ड जाता है तो उसे स्किप करें, तो सीटेट में पासिंग आएगी क्या। नहीं नहीं यार, पासिंग के लिए भी आपको मैथ पे भी ध्यान देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 4 सब्जेक्ट में गेम खेलोगे। बेसिक तो क्लियर करो, मैथ में भी आपके कम से कम आधा तो हो जाए, कम से कम 30 में से 15 का तो हो ही जाए। छोड़ना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट सारे ही तैयार करने हैं आपको। देखो, बात करें यहाँ पर, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, अलग अलग स्कूलों में अध्ययन करवाएंगे तो ये तो भेदभाव हो जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा देंगे उसको तो ये भी भेदभाव हो जाएगा, कि आप उसको एकेडमिक क्यों नहीं दे रहे हो। क्या उसको एकेडमिक पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल है। नियमित स्कूलों में रखेंगे, यस, नियमित नियमित यानी कि रेगुलर स्कूलों में रखेंगे, सामान्य स्कूलों में। और उनके पाठ्यक्रम को अनुकूलित करेंगे। अनुकूलित मतलब बदलाव करेंगे उनके बैकग्राउंड के हिसाब से, उनकी भाषा के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से। और उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को भी क्लास में एक्सेप्ट करेंगे। तो ये ठीक था आपका। बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देंगे तो ये गलत बात है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी को है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वंचित समूहों से के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना। दूसरा है, उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। तीसरा है, उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु पढ़ाई के लिए नहीं। और डी है, प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना चाहिए। तो बताएंगे क्या ऑप्शन आपको लगता है ठीक है। चलो जल्दी से लिखो।
जी, तो क्या कहा उसने? वंचित समूह के समावेशन के लिए अलग-अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करेंगे आप। तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होंगी तो सभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो जाएँगी और उनकी संस्कृति को आप शामिल करेंगे तो ये बच्चे भी स्वीकृत महसूस करेंगे अपने आप को, ठीक है? संस्कृति को हतोत्साहित करेंगे तो ये गलत चीज़ है। सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए कह रहे हो, लेकिन पढ़ाई के लिए मना कर रहे हो, तो हमें तो दोनों चाहिए ना। पढ़ाई भी तो करवानी है, अब ऐसा थोड़ा सारी एक्टिविटी करवाते रहेंगे आप। ट्यूशन पढ़ाना हमेशा के लिए गलत ही है, ट्यूशन पढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन-सा उदाहरण सहायिकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा? तो बताओ कौन-सा ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक होगा? लिखो अपना आंसर। हाँ जी, लिखते रहो जल्दी से। जी, तो यहाँ पे हम बात करें तो इनमें से कह रहे हैं सुनने में कौन-सी चीज़ मदद करेगी? ब्रेल लिपि तो आपकी पढ़ने में मदद करती है भाई, छू के पढ़ते हैं। छड़ी किस काम आती है? आपके सहारा देने के काम आती है, आपको रोड बताने के लिए स जगह, ये दृष्टिबाधित बच्चे के लिए है। ध्वनिवर्धक, ये आपका सुनने में काम आएगा यानी कि एम्पलीफायर यानी कि जो लाउड स्पीकर हो सकता है, आपके कान में लगाने वाली डिवाइस हो सकती है, ये काम आ जाएगा। चश्मा देखने में काम आता है, सुनने में नहीं। तो सुनने में आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? आप खुद ही पढ़ो इसको और बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं भी बोल-बोल के थक गया हूँ यार। तो आप ही बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई चलो। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे शामिल करेंगे? जितना अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएँ श्यामपट्ट पर लिखेंगे। पहली बात तो लिखित वाली चीज़ें उनके किसी काम नहीं आएँगी। क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा तो चार्ट पेपर हो, आपकी वीडियो हो, आपका बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, वो किसी काम का नहीं है क्योंकि वो देख नहीं पा रहा। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग प्रयोग बाधित कर दिया आपने तो ये भी गलत है आपका। समर्थक मतलब सहायता करने वाले उपकरण जैसे कि ब्रेल लिपि, जैसे कि ऑडियो टैप रिकॉर्डर या टच वाले चीज़ें, तो ये इन्होंने आपने बाधित कर दी तो फिर नुकसान ही होगा बच्चे का। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना ये आपका सही है। अगर आप बोल के भी बता देंगे तो बच्चा सुन कर के सीख लेगा, उसको भले ही वो देख नहीं पा रहा लेकिन सुनने में सक्षम है। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल काम देंगे तो ये भी गलत ही है। उनके लेवल के हिसाब से देंगे, बहुत सरल देंगे तो सीख नहीं पाएँगे। ठीक है? अगला प्रश्न आपका स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से कौन-सी एक है? तो बताएँगे आप कौन-सा जो है स्वलीनता यानी कि ऑटिज़्म के हिसाब से सही हो जाएगा आपका। चलो जल्दी से बताओ अपना आंसर। ईवीएस, हाँ भाई कल जो है आपका ईवीएस की क्लास भी स्टार्ट होगी आपकी और ईवीएस होगी आपकी शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो सब लोग जो है ईवीएस वाले फर्स्ट पेपर वाले 6 बजे लाइव आ जाना। देखो अब बात करें ऑटिज़्म वाले बच्चे की क्या विशेषता है? उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल उच्च नहीं होते, कम होते हैं उनके। आवेगशीलता यानी कि ज़्यादा उत्तेजना होती है, भाग-दौड़ ज़्यादा होती है, नहीं। ये होता है एडीएचडी वाले बच्चों में। अवरुद्ध संप्रेषण कौशल यानी कि जो बातचीत करने का जो कौशल है वो उसमें रुकावट आती है, यस। इनका जो है भाषा विकास कम होता है। संप्रेषण करने में दिक्कत आती है। औसत से ऊपर बुद्धिलब्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बुद्धिलब्धि से ऑटिज़्म का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। नॉर्मल भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है? अगला प्रश्न है बच्चों में प्रतिभाशालीता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? तो बताएँगे इनमें से प्रतिभाशालीता का कौन-सा लक्षण है भई? चलो लिखो अपना आंसर। जी, फटाफट से लिखेंगे आप अपना आंसर। प्रतिभाशाली किस प्रकार से परिलक्षित होती है आपकी बुद्धि का निम्न स्तर होगा? नहीं, निम्न तो नहीं होगा, उच्च होगा, है ना? बुद्धिलब्धि उच्च होती है, 140 से ऊपर होती है। बोधगम्यता का उच्च स्तर, बोधगम्यता यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आपका। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है कॉम्प्रिहेंशन इनका हाई लेवल का रहेगा क्योंकि इनकी स्मृति भी तेज़ है और बुद्धिलब्धि भी तेज़ है।
तो ये सीखते भी बहुत तेज है, सीखने की गति इनकी तेज होती है, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन जो है इनका हाई लेवल का होता है। अब बोला नहीं जा रहा भाई। कार्यों को आसानी से छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद होता है। हाई लेवल के रिस्क लेना इनको पसंद होता है। छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित कर पाने में अक्षमता। तो ध्यान केंद्रित करने में कोई अक्षमता नहीं होती, बल्कि अटेंशन इनकी ज्यादा होती है, किसी भी चीज को ध्यान लगा के जल्दी सीखते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए कौन सा कारक बाधक बन सकता है? तो बताएंगे इनमें से कौन सा एक जो है बाधक बन सकता है। चलो लिखो अपना आंसर। जी फटाफट लिखेंगे अपना आंसर। और अगर आप नए हैं भाई चैनल पर, जो भी स्टूडेंट आज नए हैं, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके। जी, बेहतरीन तैयारी आपकी हो सके और बेहतरीन क्लासेस आपको मिल सकें। यहाँ पे हम बात करें तो आपसे बाधक का मतलब निगेटिव चीज़। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिलिखित व्याख्यान। अभिलिखित होता है रिकॉर्डेड, अभिलिखित नहीं, सॉरी, अभिरूपित बोला है उसने। अच्छा, एक मिनट। हाँ, तो अभिरूपित का मतलब रिकॉर्डेड होता है। और यहाँ पे आपका लेक्चर, तो लेक्चर तो बोल के ही किए जाते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, यानी कि जो आपने कहीं फोन में या किसी स्पीकर में, किसी फोन में या किसी लाउड स्पीकर में या टैप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको सुन सकता है बच्चा। चित्रात्मक सामग्री के स्पर्शनीय मॉडल, यानी कि जो आपके चित्र हैं वो प्लेन वाले नहीं है, वो टेक्सटाइल वाले हैं, जिसको छुआ जा सके। तो ये भी ठीक है आपका। लिखित विवरण आपका काम नहीं आएगा इन बच्चों के लिए। जो बच्चा देख नहीं सकता, उसको लिख करके या चित्र बना के आप कुछ दोगे, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, वो उसको नहीं देख सकता। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वलीनता से ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करेगा? चलिए बताएंगे आप, कौन सा व्यवहार दिख रहा है आपको? अभी अभी बताया है आपको, सारी चीजें तो याद ही होगा आपको, है ना। प्लीज बताओ कितने बजे से क्लास होता है? आलिया जी, 9 बजे से क्लास होता है आपका सीडीपी वाला। एसएसटी का होता है 7 बजे से। सर आप आराम कीजिए, हाँ बस अब तो क्लास फिनिश ही होने वाली है आपकी। देखो, ऑटिज्म वाले बच्चे में कौन सा व्यवहार होगा? मौखिक संप्रेषण उत्कृष्ट, यानी कि उच्च लेवल के होंगे? नहीं। अति क्रियाशीलता होगी? नहीं। पुनरावृत्ति व्यवहार होगा? यस। किसी भी एक व्यवहार को बार बार दोहराते रहते हैं। सामाजिक अंत्यक्रिया का उत्साह होगा? उत्साह मतलब ऊपर आगे बढ़ेगा, या उसमें पॉजिटिविटी होगी? नहीं। सामाजिक अंत्यक्रिया इनकी उत्साह नहीं, कम होती है। तो आंसर राइट होगा आपका सी ऑप्शन। चलो यार, काफी हो गया। अब तो एक दो क्वेश्चंस था बस आपका, बाकी तो मैंने आपको, थ्योरी तो आपकी कंप्लीट हो ही गई इस टॉपिक की, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो गई है। बाकी तो प्रीवियस पेपर करेंगे, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाकी वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, और शेयर कर देना अपना स्टेटस वगैरह पे, जहाँ पे भी करते हो। बाकी बताओ कुछ पूछना हो तो। और रही बात नोट्स की, तो जिन लोगों को नोट्स लेने हैं, वो ऐप पे जाके नोट्स ले लो, और जल्दी ले लो, जितना जल्दी हो सके। लेट करने से आपका ही नुकसान है। आप 10 दिन बाद लेंगे तो 10 दिन आपके खराब ही हो रहे हैं। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि बाकी लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने नोट्स ले लिए हैं। किस किस ने ले लिए, यस लिखना जरा कमेंट में। किस किस ने नोट्स ले लिए हैं, बताओ जरा कमेंट करके। मुझे लगता है मैं मैक्सिमम लोगों ने नोट्स ले लिए है, पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया। तो भाई, जो भी जिन्होंने नहीं लिया, आप लोग क्यों पीछे रह रहे हो? फिर आपकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। मैं आपको बच्चों की तरह समझाता हूँ, मतलब अपने घर के सदस्यों की तरह। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। बाद में देखी जाएगी कि आप पढ़ोगे 2 महीने, 2 महीने बाद, तो फिर उतना समय नहीं बचेगा कि रिवीजन कर सकें, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो अभी से करो ना, तैयारी शुरू है ना। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, और बढ़िया तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो, सभी का यस ही आ रहा है, लगभग लगभग सभी लोगों ने नोट्स भी ले लिए, पढ़ाई भी चल रही है सबकी। तो जितने भी, जिन्होंने नहीं लिए, जो भी नए स्टूडेंट है भाई, ऐप पे जाके नोट्स लो और पढ़ना स्टार्ट करो। क्लासेस रेगुलर करो, क्लासेस पूरी किया करो शुरू से एंड तक की, और टाइम आपको बता ही दिया है, लाइव आ जाया करो। अच्छा, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो देखो क्लास करनी ही है। मेरे तो अगर 10 बच्चे भी आएंगे, तो मैं तो 10 को ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो इसलिए मुझे तो लाइव क्लास करनी है। ये जो मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि क्लास में लाइव आ जाया करो। आप पढ़ाई करोगे तो एग्जाम आपका ही निकलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो सेम ही मेहनत लगनी है, आप आओ या ना आओ। तो इसलिए फ़ायदा उठाओ अगर आपको ये फ्री में चीज़ें मिल रही हैं। मेरे में एनईपी 2005 ओपन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई आपके में? इंडियन व्लॉग, आई क्या नाम है आपका? होना चाहिए भाई, सारी पीडीएफ आपकी ओपन हो रही है।
पिछड़े वर्ग के बच्चे मतलब क्या होता है? पिछड़े वर्ग के मतलब वो होता है ऐसे बच्चे जिन जो पढ़ाई में पिछड़े रह जाते हैं, जो अपने साथ के बच्चों के बराबरी नहीं कर पाते, अपने साथ के बच्चों से उनका लेवल कम होता है पढ़ाई का स्तर कम हो जाता है। हिस्ट्री का कब होगा? हिस्ट्री का जल्दी स्टार्ट करेंगे, पहले सिविक्स हो जाए ज़रा, 10-15 दिन के अंदर कर देंगे। दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर की लास्ट एज क्या है, टीजीटी और पीजीटी की? टीजीटी पीजीटी की है 35। हाँ जी, पैसे पे नहीं कर सकता हूँ, फिर भी क्या मुझे नोट्स मिल सकते हैं? बिना पे किए ओपन ही नहीं हो पाएगा भाई, उसमें प्रावधान यही है आपका। 6 PM पे, हाँ 6 PM पे ईवीएस क्लास होगी कल से। हाँ जी, ईवीएस का क्लास मॉर्निंग में करो, नहीं नहीं मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा यार, मॉर्निंग में बड़ा मेरे को भी तकलीफ हो रही है, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ मॉर्निंग वाली क्लास भी शाम को ही कर दूँ। हाँ, क्योंकि मेरी भी नींद सही टाइम पे फिट बैठ ही नहीं पा रही, मैं खुद इस टाइम पे, आप मेरी हालत देख ही रहे हो, थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर SC ST क्या होता है? अरे SC ST जो होता है पिछड़ा वर्ग, वो जाति से रिलेटेड है कि बच्चों से रिलेटेड है, दोनों को मिक्स मत करो। पिछड़ी जाति जो होता है वो अलग चीज़ है, और पिछले बच्चे जो हैं वो अलग चीज़ है। उसको मिक्स मत करो, अभी फिलहाल इतना ही कॉन्सेप्ट रखो दिमाग में जो बताया गया है क्लास में। सृजनशीलता का मतलब क्या होता है? सृजनशीलता भी सृजनात्मकता को ही कहते हैं, क्रिएटिविटी को ही कहते हैं। चलो ठीक है, बाकी जिसको जो बात समझ नहीं आई तो वीडियो को